हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर में अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जैसे जिसको पहचानते कैसे हैं, राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन पता करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, जिधर उंगलियां नेचुरली मुड़ रही हैं दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इधर बाहर निकल रही हैं तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो प्रूफ हो चुकी थी। उसके बाद एक ग्रेट साइंटिस्ट आए, माइकल फैराडे। उन्होंने ये सोचा कि जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बात को समझिए कि जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है? उसके लिए इन्होंने एक सेटअप तैयार किया विच वाज लाइक दिस। इन्होंने एक कॉइल लिया, एक सर्कुलर कॉइल लिया। कॉइल में इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है, लेकिन बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट को मेजर करता है। इसीलिए इसको मोस्टली हम लोग सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, या उसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे क्या काम है, अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट होगा किसी भी डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन अपने हिसाब से बता देगा, डिफ्लेक्ट होकर। ऐसे सेंटर पे होता है ये नल पॉइंट, जिसको हम लोग डीसी सर्किट्स और मेजरमेंट्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये नॉर्मली ऐसे होगा, अगर करंट फ्लो किया तो ऐसे हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदला तो ये दूसरी तरफ फ्लिप कर जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझिए, उनका सेटअप कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया। ऐसे मैग्नेट आप बेहतर जानते हैं, उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट को इन्होंने कॉइल के हर तरफ से गुजार के देखा। जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट, हर तरफ से मैग्नेट फेंक के देखा। आखिरी में इरिटेट हो गए, उन्होंने फेंका तो मैग्नेट क्या हुआ, इत्तेफाक से कॉइल के बीच से पार हो गया। तो बीच से पार हो गया तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैग्नेट के कॉइल के बीच से पास होने की वजह से करंट फ्लो हुआ। क्योंकि अदर जैसे ये कॉइल है, हर तरफ से पार कराया, कहीं से कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जब गुस्से में फेंका तो वो कॉइल के बीच से निकल गया। कॉइल के बीच से जब निकल गया तो क्या मतलब हुआ, गैल्वेनोमीटर में क्या दिखा हमको, डिफ्लेक्शन दिखा। डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यस, करंट फ्लो होने लगा सर्किट में। अब देखो, इंसान है, इंसान के अंदर होती है क्यूरियोसिटी। वो केवल इसी जानकारी, इसी इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं रहे, यहां तक नहीं रुके कि चलो भैया मैग्नेट मूव कर रहा है तो करंट मिल रहा है। इन्होंने अपनी एनालिसिस और आगे बढ़ाई। इन्होंने ये देखा कि जब मैग्नेट कॉइल के बीच से गुजर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन इधर है, और जब मैग्नेट को ये खींच रहे थे वापस तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। अब इनको मजा आ गई, अब ये और एनालिसिस करना स्टार्ट करने लगे। जब मैग्नेट के अंदर जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे राइट साइड में, और जब मैग्नेट बाहर आ रहा था तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में। क्या मतलब हुआ कि जब मैग्नेट अंदर जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक कुछ और होगा, और जब बाहर आएगा तो जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एनालिसिस अपनी जब और आगे बढ़ाई तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैग्नेट को रोक देते हैं, कॉइल को आगे पीछे करते हैं मैग्नेट के। तो देखा इन्होंने, एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिले। वही रिजल्ट कैसे कि ये मैग्नेट ऐसे रखा है, कॉइल को मैग्नेट के पास खिसका के लाए। जब खिसका के लाए तो इधर डिफ्लेक्शन, और जब दूर ले गए तो उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने यहां से ये अंदाजा लगाया, ये मतलब अंदाजा क्या लगाया, एग्जैक्टली बताया कि जब भी मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, दोनों में से कोई भी, whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, relative motion का मतलब होता है दोनों में से कोई भी चीज अगर मूव कर रही है एक दूसरे के अराउंड, तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या मिल जाएगा, एक करंट मिल जाएगा। ये एनालिसिस हो गई, इसको हम लिखवा देंगे अभी। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा, फर्स्ट लॉ में फैराडे ने कहा कि whenever there is
a relative motion between magnet and coil and EMF is induced. एक EMF क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी. रिलेटिव मोशन मतलब कॉयल, मैग्नेट रख के कॉयल को आगे पीछे करो या कॉयल रख के मैग्नेट को आगे पीछे करो, दोनों ही सिचुएशन में एक EMF डेवलप हो जाएगी सर्किट में और एक करंट दौड़ जाएगा अगर सर्किट क्लोज है तो. ये था. इन्होंने फिर कहा कि जो भी EMF डेवलप हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के. याद रखिएगा, रेट का मतलब होता है एनी पैरामीटर दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होता है कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं. जैसे अगर हम यहाँ फील्ड लाइंस बनाएं तो बेसिक आइडिया हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही होती हैं. ठीक है, मैग्नेट के बाहर क्या होता है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो जाती है. ठीक है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होती हैं. तो जब ये इमेजिन करो कि ये ऐसे गुजरेगा जब कॉयल से, तो ये जो कॉयल है, मान लो अभी यहाँ पे लगा रख दिया हमने, मान लो यहाँ पे रख दिया नॉर्थ साउथ, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, ये कॉयल से कट होंगी तो कॉयल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच हो रही है वही मैग्नेटिक फ्लक्स है. वो जैसे से आगे बढ़ेगा वो क्या होती जाएंगे, कट होंगी फील्ड लाइंस कॉइल्स में, और कॉइल्स के अराउंड कॉइल्स में टच होने वाली फील्ड क्या होंगी, बार बार बदलेंगी मतलब चेंज होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा. फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, फ्लक्स. जब ये गुजरेगा तो इमेजिन करो ये कटेगा, बार बार इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. अब इसी चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एक EMF इंड्यूस हो रही है, मतलब एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है सर्किट में. और वोल्टेज वेन एवर गेट अ क्लोज्ड पाथ, एक करंट हमेशा वहां पे फ्लो कर जाता है. वेन एवर द सर्किट इज क्लोज and there is a voltage source, the current will always be obtained over there. तो EMF क्या बताया कि जितनी तेजी से आपका ये फ्लक्स चेंज होगा, मतलब ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे ले जाओगे तो कम करंट मिलेगा, लेकिन जब ये तेज से पार कराओगे, तेज से खींचोगे इसको, तो क्या होगा, आपका EMF भी ज़्यादा मिलेगी. धीरे धीरे मूव कराओगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, तेज तेज मूव कराओगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन जितनी तेज इसको मूव कराओगे कॉइल के अंदर से, उतनी ही तेजी से यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा EMF बनेगी. तभी तो कहा है ना कि जितना कम टाइम लगेगा EMF उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या कहा गया है, याद रखिएगा. यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई है कि 1 होती है. यहाँ से ये पता चल गया कि EMF कितना होता है, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी. ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए भाई साहब. इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा था, इसका एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं अलग से. जब ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर है, जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा था तो ऐसा नहीं है कि इट वाज दिस कॉइल वाज अलाउइंग द मैग्नेट टू मूव इनसाइड इट फ्रीली. कुछ एक रुकावट सी फील हो रही थी. जैसे हम मान लो इस बोर्ड, ये बोर्ड स्मूथ है काफ़ी हद तक, लेकिन हम फिर भी इसको हाथ को आगे खिसकाएंगे तो स्मूथनेस तो फील होगी, साथ ही साथ एक हल्की सी रफनेस भी फील होगी. कोई चीज़ ऐसा लगेगा रोक रही है, जिसको हम लोग यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन है. उसी तरह से जब ये कॉइल के अंदर जा रहा था तो कुछ रुकावट सी फील हो रही थी. तो साउथ पोल को रोकने वाला क्या हो सकता है, साउथ पोल, क्योंकि सेम तरह के पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं. तो जब साउथ पोल के जाने में हल्की सी जो रुकावट फील हो रही थी, दैट वाज ड्यू टू द इमेजिनरी साउथ पोल. यहां पे इमेजिनरी तौर पे क्या मान लिया कि साउथ पोल यहां डेवलप हो रहा होगा. अच्छा, इन्होंने कहा हो सकता है भाई साउथ पोल के आने से एलर्जी हो, तो इन्होंने कहा ठीक है हम दूर जा रहे हैं. अब जब ये दूर जाने लगे तब भी इनको रुकावट फील हुई. अब साउथ पोल को कौन रोक सकता है अगर दूर जा रहा है तो, कोई खींचने वाली चीज. तो साउथ पोल को कौन खींचा होगा, यहाँ पे इमेजिनरी क्या डेवलप हुआ होगा, यहाँ पे इमेजिनरी नॉर्थ पोल डेवलप हुआ होगा, तभी तो दूर जाने से रोक रहा, खींच रहा उसको अपने तरफ. तो इन्होंने सोचा फैराडे ने कि हो सकता है साउथ पोल से इनकी ना बनती हो, नॉर्थ पोल के साथ यही चीज करके देखते हैं. तो फिर इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. साउथ इधर कर दिया, साउथ को कहा तुम दूर रहो, तुम्हें लगता है तुमसे इसको एलर्जी हो गई है. वही कॉइल थोड़ा छोटा बना दिए. अब जब नॉर्थ पोल को इसके करीब ले गए तब भी इनको रुकावट फील हुई. तो मतलब नॉर्थ पोल को कौन रोक सकता है भाई,
नॉर्थ पोल को नॉर्थ ही रोक सकता है। रोकने के लिए क्या चाहिए? रिपल्सिव पावर। तो नॉर्थ पोल को कौन रोकेगा? नॉर्थ। तो इन्होंने कहा चलो भैया दूर चलते हैं। दूर चले तब भी रुकावट फील हुई, तो यहाँ पे क्या डेवलप हुआ होगा? साउथ पोल। तो एक बात यहाँ से नतीजा निकल के आया, जिसको फैराडे सेकंड लॉ या लेंज लॉ भी कहते हैं, कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसमें, ये अपने ही कॉज को अपोज कर रही है। समझिए बात को। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिंग इट्स कॉज। अपनी वजह को, जिस वजह से वो डेवलप हो रही है, उसी को वो अपोज कर रही है। क्योंकि मैग्नेट के अंदर जाने से ईएमएफ डेवलप हो रही थी, तो इसने साउथ पोल इमेजिनरी तौर पे बना के उसको रोकना चाहा। अब मैग्नेट को जब दूर ले गए तो साउथ पोल दूर जाएगा, तो उसको खींचने के लिए उसको खींच भी रही है। मतलब इसको किसी तरह से चैन नहीं है, हर हालत में ये अपोज कर रही है। आप लोग के फ्रेंड सर्किल में भी कुछ ऐसे फ्रेंड होते होंगे, आप अच्छा करोगे तो भी वो अपोज करेंगे, बुरा करोगे तो भी वो अपोज करेंगे। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपकी फ्रेंड की तरह है। मतलब कि आप जैसा भी करो, आप जो भी करोगे उसका जस्ट वो अपोजिट करेगी। तो यहां पे एक लाइन जुड़ जाती है जिसको सेकंड लॉ भी कहते हैं, कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ, द इंड्यूस्ड या द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन, अपोजेज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन। जिस वजह से वो जनरेट हुई है वो उसको अपोज कर रही है। ठीक है, जैसे यहां पे इसीलिए ये अपोज कर रही है ईएमएफ अपने ही कॉज को। तो कोई अपोजिंग चीज को फिजिक्स में क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस। यहां पे भी माइनस, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अब देखिए कि हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला बना, ये एक्सपेरिमेंट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग रफ कर देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आया, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। थोड़ा सा बोर्ड अभी गीला है तो एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेते हैं अच्छे से। ओके, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया कि ईएमएफ क्या थी? निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब एक बात समझिए कि अगर मान लो फॉर n टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये तो सिंगल कॉइल है, एक सिंगल कॉइल है, कॉपर का या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का, उसके अंदर से मैग्नेट गुजर रहा है, तो इस हिसाब से ईएमएफ डेवलप होगी। अगर मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ऐसे मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, कॉइल्स में टर्न कितने हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई? माइनस n टाइम्स डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो हमारा, अगर मान लो कि हमारा डेल्टा टी क्या हो जाए? जीरो की तरफ जाने लगे, क्या कहें कि t इज टेंडिंग टू जीरो की तरफ जाने लगे, t इज टेंडिंग टू जीरो। तो टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो के एग्जैक्टली बराबर ना हो के बहुत ज्यादा ही जीरो के करीब हो। तो हमारा ये तो आपका ये क्या है? आपका एवरेज ईएमएफ है, याद रखिएगा, एवरेज ईएमएफ है। तो जब t जीरो की तरफ जाएगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगी? इंस्टैंटेनियस ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक तरह का वोल्टेज होता है। ठीक, तो E बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? माइनस n टाइम्स डी फाई बी अपॉन डी टी। या कह सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करें तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा n डी अपॉन डी टी ऑफ फाई, या डी फाई बी अपॉन डी टी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी। मान लो अगर हमारा n बराबर 1 है, n का कोई जिक्र नहीं कर रहा, तो इसको क्या मानेंगे? 1। तो हमारा ईएमएफ कितना आएगा? d अपॉन डी टी ऑफ क्या करेंगे? फाई बी। इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक बात समझ में आ गई, इसे फिलहाल नोट करें आप लोग। अब यहां पे आप लोग देखिए कि आपको ईएमएफ पता है,
तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। I इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज क्या ले रहे हैं, EMF, मतलब मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना। तो मॉडुलस ऑफ ई कितना आया है, ये आया है, ये मान लो। अच्छा, अगर डेल्टा में करना चाहोगे तब भी मॉडुलस ऑफ ई अगर डेल्टा में करना चाहोगे तो क्या आएगा जरा बताइए, ये तो आएगा ना एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ पे सब डेल्टा वाला ही डेटा लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई बराबर ई कितना है, जैसे देखें क्या आएगा, एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और ई बाई ये तो हमने ई लिख दिया डिवाइड बाई आर, तो यहीं पे आर डिवाइड कर दो, क्या हर्ज है। अब अगर आपसे पूछे कितना चार्ज फ्लो हुआ है, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू। तो अगर आप याद करें तो आई बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, क्यू बाई टी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। एवरेज करंट कितना होगा यहाँ पे, ये होगा। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, आई टाइम्स डेल्टा टी। तो अब आई टाइम्स डेल्टा टी, अब आई आपको पता है कितना है, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे कितना आएगा, एन अपॉन आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये तो आपकी किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू हो गई। क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर आई डेल्टा टी, तो आई की वैल्यू रख दिया, डेल्टा टी एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टोटल चार्ज में कितना चेंज आएगा, एन अपॉन आर और डेल्टा फाई बी। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना कि जब मैग्नेटिक या जब इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, तो फैराडे ने सोचा कि क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाए। तो उन्होंने एक लॉ दिया, दैट लॉ इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उनके लॉ के हिसाब से क्या था, ईएमएफ कितनी थी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये था आपका, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर मोशनल ईएमएफ। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंडक्टर की वजह से, उस कंडक्टर के मोशन की वजह से फ्लक्स क्या होगा, बार बार कटेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और उस चेंज की वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक छोटे से एरिया में है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एंड आपका Q है और ये एंड आपका P है, और दिस कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस विद V वेलोसिटी, एंड दिस इज योर B विच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या क्या होगा, लेट अस कंसीडर। जैसे मान लो ये मोशन हो रहा है, मोशन होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, भाई वो खुद निकल के मूव करे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब वो उसके अंदर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ओवरऑल पूरे कंडक्टर पे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में बैठे हुए हैं, फैले हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा जो कि नीचे की तरफ होगा, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही है? इट इज़ समवॉट कि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल को नीचे खींचा जाने लगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब नीचे खींचा जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब दिस पोर्शन ऑफ द कंडक्टर विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने लूज किया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ जब नीचे आ जाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन जाएगी, नीचे आने की वजह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिशिएंसी, यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन लूज किया इस एरिया ने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, एक्सेस। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगा। आप इसको एक तरह से समझ सकते हो, एफ बी वी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ट और वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड एफएम लाइक दिस। ठीक, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो चुके हैं और यहाँ नेगेटिव डेवलप हो चुके हैं, तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, तो ऊपर जिस फोर्स से खींचेगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ पे देखो कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये होता है बेसिकली QE होता है। तो Fe अगर Q यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, E के बराबर, विच इज इक्वल टू योर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये होता है आपका QVB sin थीटा। अब देखिए ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी देखिए आपकी क्या है, वेलोसिटी आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ऐसे देखिए ये आपका मार्कर मैग्नेटिक फील्ड है और ये उंगली मेरी क्या है, मेड इन फिंगर, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थीटा कितना रख देंगे, 90 डिग्री, और इसको हम लोग मेंशन कर देंगे एज अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, एफएम मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, QVB sin 90 डिग्री। sin 90 एज यू ऑल नो कि 1 होता है, तो एफएम बराबर हो जाएगा आपका QVB। इसको मार्क कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम दीज टू फोर्सेज विल बी इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन। तो E इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बराबर, यार लिख सकते हो थोड़ा और बेसिक तरीके से लिख दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, अच्छा यहाँ पे आप Q ना करो, यहाँ पे आप करो E, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन है ना। तो यहाँ आएगा EVB। ठीक, तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ से E बराबर कितना मिल गया, वेलोसिटी इंटू B। B क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, E आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, और V क्या है जिस वेलोसिटी से कंडक्टर आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, E की जगह V/L रखिए, यहाँ पे V/L इज इक्वल्स टू B, BV या VB आपका हो जाएगा VB। तो वोल्टेज कितना डेवलप हुआ, V, या कह सकते हो BLV। ये L इधर भेज दिया और इसको आपस में अरेंज कर दिया। ये V आपका क्या है, वोल्टेज। ठीक, B आपका क्या है, मैग्नेटिक, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो ये वोल्टेज है जो डेवलप हुआ है, इसे बोलते हैं मोशनल वोल्टेज या मोशनल EMF। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक बार हम आपको और समझाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली दो तरह से पढ़ी जाती है। एक होती है परपेंडिकुलरली इनवर्ड मतलब क्रॉस, और एक होती है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब कि डॉट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, और उसमें L लेंथ का एक कंडक्टर है जो कि लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहा है। भाई कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन वैसा ही है कुछ जैसे हमने पढ़ा था ना कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है। ये पढ़ा था, Q चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो F बराबर कितना लगता था, मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा लगता है ना। क्या होता है, Q क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज,
v क्या होता है, जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, और b क्या होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, और थीटा क्या होता है, जिस एंगल पे वो एंटर किया। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि वो भी तो बेसिकली मूव कर रहा, भले ही वो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन ना मूव कर रहा हो, लेकिन कंडक्टर के साथ साथ मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस थ्योरम के हिसाब से। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या पढ़ा है हमने, ऐसे अगर आप करें तो ये थंब आपका क्या है, F फोर्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऐसे जा रहा है, देखिए इस उंगली को रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये हमारी मेडन फिंगर क्या करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये डायरेक्शन हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ से, इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ एक क्यू की तरफ से क्या होगा, क्यू साइड से एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन फील होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के जब इधर आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इस एक्सेस और डिफिशियंसी की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी। देखिए ना, यहाँ डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि खिंच के आ गए, तो यहाँ नेगेटिव हो गई। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो कि डायरेक्टेड होगी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक फोर्स लगने लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप अगर याद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ऊपर लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लग गया मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारा ये है, वेलोसिटी हमारी ये है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 रख के मैग्नेटिक फोर्स हमने बता दिया ऑलरेडी कि Fm = QVB sin थीटा होता है, साइन 90 आपका होता है 1, तो यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फोर्स QVB के बराबर। अब Q क्या है आपका, चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा कंसीडर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ रख दिया। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दोनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल होना जरूरी है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। दैट मींस कि Fe बराबर Fm वैल्यू रख के कट से निकालिए। V क्या है आपका, वोल्टेज, जो भी EMF डेवलप हुई है इस कंडक्टर में इस मोशन की वजह से। As the EMF is produced, या as the voltage is produced due to the motion of the conductor, that is why the produced voltage or EMF is called as your motional voltage or motional EMF। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मेन पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो फैराडेज एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, और दूसरा क्या आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ मूविंग कंडक्टर, या कह सकते हो उसको मोशनल ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा है उसका कंक्लूजन ये है कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेट्स टू द जनरेशन ऑफ एन EMF विच अपोजेज द कॉज। मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी क्लोज लूप के अराउंड, उसमें एक EMF डेवलप होगी, और वो EMF अपने कॉज को अपोज करेगी, और उसका जो भी रीज़न हो उसको अपोज करेगी। दैट रीज़न में बी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द रीज़न में बी द चेंज इन मैग्नेटिक करंट। तो द रीज़न ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक करंट विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है, तो आज हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, म्यूचुअल से ही साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बेसिक सर्किट्स हैं, एक तो ये है आपका, थोड़ा सा इसको और हम वाइड बनाने वाले हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम लोग, ये आपका रियोस्टैट है, और ये आपका एक डीसी वोल्टेज सोर्स है -+, और यहाँ पे हमने एक की लगा रखा है। की किस लिए लगाते हैं, ताकि जब चाहे हम तब सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकें। ठीक, यहाँ पे तो ये अरेंजमेंट हो गया, और इसी के जस्ट बगल में हमने एक दूसरा अरेंजमेंट बना रखा है जिसमें कोई भी
वोल्टेज सोर्स नहीं है, सिर्फ एक कॉपर कॉयल है या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल की कॉयल है और एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के हम बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी जिस सर्किट में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होकर उसको बताएगा, उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। और अगर डायरेक्शन पलटता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी पलटता है, ये हम लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, की ओपन थी तो कोई मसला नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने की क्लोज किया, क्या किया, देखिए इसके पहले पे भी हम लोग पढ़ेंगे की ओपन, आपका जो फ्लक्स था, फ्लक्स क्या था, 0 था। जैसे ही हमने की को क्लोज किया यहां पे तुरंत एक आई करंट दौड़ने लगा पूरे में, यहां से आई दौड़ने लगा। और ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो यहां पे इस करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं एक तरह से, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होगी ऐसे। अब आप लोग एक बात यहां पे ये गौर कर सकते हो कि इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें टच हो रही हैं। तो द मोमेंट वी विल टच द की, एट दैट मोमेंट द करंट विल स्टार्ट flowing in the circuit due to which the magnetic field suddenly is established. The magnetic field is established suddenly. तो देखिए पहले तो फ्लक्स 0 था, फिर अचानक से कुछ फ्लक्स हो गया, तो क्या हुआ, इस वाले लूप के अराउंड एक फ्लक्स में चेंज आया। क्या आया, इस वाले लूप में एक फ्लक्स में चेंज आया। अब 0 से किसी एक डेफिनेट वैल्यू पे पहुंचा मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई इनिशियली जब की ओपन थी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था। जैसे ही की क्लोज किया एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई करंट फ्लो होने की वजह से, जो कि यहां पे आई। तो इनिशियली 0 था, कुछ वक्त के बाद उसका एक डेफिनेट अमाउंट में करंट फ्लो हुआ, उसी से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और उसी से फ्लक्स डेवलप हुआ। उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहां पे ओवरऑल देखो 0 से एक सर्टेन वैल्यू पे आ गया, तो ये जो फ्लक्स में चेंज हुआ इसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ डेवलप हुई और जिसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो हुआ। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि जैसे मान लो हमने की को फिर से ओपन कर दिया, तो फिर से खट से 0। भाई अभी मान लो ऐसे है, कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 है, की ओपन है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट 0 है। जैसे ही ऑन किया जुप ऑन हो गई, यहाँ टच होने लगा, फ्लक्स में चेंज हुआ। तो बार बार हम की ऑन ऑफ करेंगे तो बार बार इसकी अक्रॉस फील्ड लाइंस चेंज होंगी। भाई एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, फिर 0 मैक्सिमम वैल्यू, 0 0 मैक्सिमम। तो बार बार ये फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्योंकि फैराडे लॉ ने क्या बोला है, फैराडे लॉ ने यही बोला है कि जब भी किसी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे उस क्लोज लूप में एक करंट डेवलप हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसके बाद में करंट फ्लो कर जाएगा। देखिए एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि अगर मान लो हमने रेजिस्टेंस को घटा दिया तो इसका करंट अचानक से बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूर जाएंगी। मतलब हमने करंट रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट घटा, रेजिस्टेंस बढ़ाया करंट घटा, रेजिस्टेंस घटाया करंट बढ़ा। तो बार बार रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तो करंट में चेंज आएगा, और करंट में चेंज आएगा तो फील्ड लाइंस बार बार ऐसे 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 बार बार ऐसे होगी। तो क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस फील्ड लाइंस में फ्लक्स चेंज होगा, तब भी इसमें क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ओवरऑल इस लूप के अराउंड चाहे 0 से एक फाइनाइट वैल्यू तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचे तब भी ईएमएफ डेवलप होगी, चाहे हम बार बार करंट चेंज करें, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। तो बार बार करंट चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब 2 हो सकता है, या तो करंट देखो बस मान लो ऐसे पहला करंट मान लो एक आर वैल्यू पे हमने इसको सेट कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे फ्लक्स सेटअप हो गया, उसमें टच हो रहा है। ठीक, हमने करंट घटाया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाया तो ये करंट ऐसे हुआ, बार बार इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा, बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो द फिनोमिना ऑफ induction of an EMF in a closed loop due to the change in magnetic flux around the another loop which is kept just nearby it। ठीक, तो यहां पे हम एक चीज समझेंगे, जैसे मान लो इस वाले टर्मिनोलॉजी में नंबर ऑफ कॉइल्स N1 है, इसका फ्लक्स मान लो φ1 है और इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। मान लो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इसमें भी एक करंट जाने लगा I2, इसमें I1 जाएगा और इसमें पहले वाले कॉइल में I1 जाएगा, दूसरे वाले कॉइल में
I2 करंट जाएगा। तो ए अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है, N2, और फ्लक्स कितना है मान लो φ2 है। तो एक बात बताओ, इसमें आने वाला टोटल फ्लक्स किसके करंट पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले, क्योंकि पहले वाले का करंट क्या है? देखिए I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ, याद रखिएगा। तो इसमें जो भी करंट डेवलप हो रहा है वो इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका करंट ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम, बार बार कम ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा इसमें, तो इसका टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले के करंट पे। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि N2 φ2 मतलब टोटल फ्लक्स अराउंड लूप 2 या सेकेंड अरेंजमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दी फर्स्ट कॉइल। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? N2 φ2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा MI1। ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अगर हम M की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो हमें पता चलेगा, I1 को नीचे भेज देंगे तो M बराबर कितना हो जाएगा? N2 φ2 अपॉन I1। फ्लक्स देखो N तो नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसको बोलते हैं वेबर पर एम्पियर्स, और इसी को एज अ होल बोलते हैं हेनरी। इसको डिनोट करते हैं H से और इसको वेबर पर एम्पियर्स। और M आपका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इतना आप लोग नोट करें, फिर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसे जल्दी से नोट करें। हाँ, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बीच में बनाए ताकि इसके फ्लक्स को हम आसानी से दिखा सके बिना किसी कंफ्यूजन के, आप लोगों को कंफ्यूजन ना होने पाए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉइल है और यहाँ पे पूरा करंट डेवलप करने वाला एक सेटअप लगा रखा है, मतलब कि करंट को हम कम ज़्यादा कर सकें इसके लिए रियोस्टैट लगा रखा है। और यहाँ पे हमने एक की लगा रखा है ताकि हम जब चाहें सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकें। मान लेते हैं इसका, अभी रहने दो, इसको बाद में करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह मेंशन करना था। जब की ओपन थी, क्या था पहला केस हमारा? की ओपन, की ओपन। तो जब की ओपन थी तो क्या होगा? नो करंट, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज लूप के अराउंड? 0। दूसरा केस हमारा कि जब हमने की को क्लोज कर दिया, की क्लोज्ड, तो फ्लक्स की एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, फ्लक्स की एक कोई डेफिनेट वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है। अब आप समझिए, जब हमने की ओपन किया तो क्या था? जब की ओपन थी तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, और जैसे ही की क्लोज किया एक करंट फ्लो होने लगा। तो जब की ओपन थी तो करंट 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी 0, और जैसे ही की क्लोज किया एक करंट डेवलप हुआ, करंट डेवलप होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगा। मान लो ये घूम फिर के पूरा आई करंट फ्लो हो गया पूरे में, तो करंट डेवलप होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, और फील्ड लाइंस को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ओवरऑल इसका फ्लक्स 0 से होके एक किसी फाइनाइट वैल्यू पे आया। तो इस लूप के अराउंड क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। फिर हमने की ओपन कर दिया, फिर से 0 हो गया, मतलब एक तरह से ऐसे हो रहा, जुप 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 जुप, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक। तो बार बार इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके खुद के बार बार करंट चेंज होने की वजह से इसमें बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसमें खुद एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसमें खुद एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी जो एक्चुअल वोल्टेज सोर्स को अपोज करेगी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है, क्योंकि यही तो करंट डेवलप कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो ये करंट बार बार चेंज कर रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं? तो द फिनोमिना इन विच the EMF is induced in the coil due to change in the current itself। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है और फ्लक्स क्या है? फाई है। अब मान लो हम रेजिस्टेंस घटा बढ़ा रहे हैं, मान लो हमने रेजिस्टेंस अचानक से बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा? सिकुड़ गया।
और रेजिस्टेंस अचानक से घटा दिया तो करंट जूम बड़ा हो गया। तो बार बार ऐसे बार बार करंट कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे बार बार फ्लक्स चेंज होगा इस कॉल के अराउंड। और फैराडे लॉ के हिसाब से क्या है कि जो भी फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप के अराउंड अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होगी जो मेन कॉज को, मेन जड़ को पकड़ के क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये अपने ईएमएफ का अपोज करेगा जो जहाँ से ये डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि नेट फ्लक्स इन द कॉइल इटसेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट, क्योंकि सारे फसाद की जड़ क्या है, करंट है। और करंट से डेवलप हो रही मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप हो रहा है जिस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एन फाई प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल, और एल बराबर आई को नीचे भेज दो तो एन फाई अपॉन आई आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, एन तो नंबर है, फ्लक्स क्या होगा, फाई भी कर लो, चलो फाई ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो अंडरस्टूड है, वेबर पर एम्पियर, या इसको हम लोग कहते हैं हेनरी, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी, कैपिटल लेटर में एच से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वही होगी जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की थी। और एल आपका क्या होगा, एल होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 4 में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।